ये जो आप पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ये कोई न्यू सब्जेक्ट तो नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, क्योंकि आपने इसका छोटा सा हिस्सा क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है। लेकिन वहाँ पर आपने ना इसको कंबाइन करके पढ़ा है, मतलब आपने इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ पढ़ा है, तो इसकी अलग से इम्पोर्टेंस वहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन जब आप एंटर हुए कॉमर्स में और आपने इकोनॉमिक्स को अपना एक सब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ आप इसे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और यहीं पर आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें पहले क्यों नहीं पता चली। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज़ चली जाती है तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, क्यों मैडम, है ना? कि उस टाइम तो नहीं पता चली, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त रहते अब समझ लेना। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपको दो तरीके की पढ़नी है क्लास 11th में। एक बुक का नाम है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो पहली क्लास में उस दिन मुझसे मिले थे उनको तो मैंने बताया था, और दूसरी बुक का नाम होगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी कैलकुलेशन वाला काम कर लेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये समझ लेंगे कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी में हो क्या रहा है। तो मेरा आपसे पहला एक सवाल है जिसका जवाब आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर देंगे, कि ये एक नाम यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, इस नाम का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इकोनॉमिक्स? चिड़िया उड़ी? हाँ जी, अरे कुछ भी बताओ भाई, कोई अवार्ड थोड़ी दे रही हूं मैं तुम्हें यहाँ पे। अच्छा, इकोनॉमी, ठीक है, आप बताओ कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने साइंस तो पढ़ी होगी सबने? साइंस में बायोलॉजी पढ़ी थी, क्या पढ़ते थे इसमें? बॉडी के बारे में ना, यानी कि यहाँ आपने स्टडी करी होगी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है, वो सब चीज़ आपको समझाई गई ना। तो आप कहते थे कि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट दी वर्किंग ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, राइट? अच्छा, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा मैथमेटिक्स, क्या पढ़ा आपने मैथमेटिक्स के अंदर? कैलकुलेशंस, वेरी गुड। आपने इसमें पढ़ा कि कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे भाई कि अगर कभी एक बैंक है, हमने इस बैंक से अगर लोन लिया तो लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट भरना है, अगर इस चीज़ को मुझे कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो वो मुझे मैथ सिखा रहा है ना, प्लस माइनस तो सिखा ही रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस सिखा रहा है ना। हालांकि आपने इसके अंदर एलजेब्रा भी पढ़ा है, आपने इसके अंदर कैलकुलस भी पढ़ा है, ठीक, यानी कि उससे रिलेट करता हुआ पढ़ा है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले होगे? किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले होगे? इकोनॉमी के बारे में ना। हम कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, तो ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें कौन पढ़ाएगा? इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी, विच मीन्स कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ आवर इकोनॉमी, जो ये हमें बताएगी दैट हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स, एक इकोनॉमी कैसे काम करती है। उस चीज़ को जो हमें समझना है, पढ़ना है, तो कौन सी किताब खोल के पढ़ना है? इकोनॉमिक्स की किताब खोल के पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, थोड़े से और इस कहानी को समझते हैं। मान लो कि आपको पता है हमारे क्लास में एक बहुत ही प्यारे बच्चा आया है आज, ठीक है, मेरी ड्राइंग वैसे बहुत खूबसूरत है, मेरे 12th वाले बच्चों से पूछ लेना। और इस प्यारे बच्चे का नाम क्या है? देखो, हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा, और ये च्युइंगम चबा रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, चबा रहा है? नहीं, च्युइंगम नहीं है मुंह में, झूठ बोले कौवा काटे, सुना नहीं बचपन में? चलो कोई बात नहीं। तो ये प्यारा सा बच्चा नमित, अब नमित को एक दिन उसके पेरेंट्स ने 1000 रुपीज दिए और बोला कि बेटा जा जा ऐश कर, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो नमित जी के पेरेंट्स ने उनको 1000 रुपीज दिए और कहा कि बेटा जाओ, एंजॉय, हैव फन। अब नमित जी का फन 1000 में कहाँ होने वाला था? नमित जी ने सोचा कि मेरी एक सहेली है, मुझे उसको मूवी पे लेके जाना है। ठीक है, मूवी पे कहाँ लेके जाना है? मूवी पे डेट पे लेके जाना है, मूवी डेट पे जाना है। अब मूवी डेट पे लेके जाएगा तो भाई कुछ खिलाएगा पिलाएगा भी, यस और नो? भाई खाना पीना भी होगा, उसके अलावा शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। अब लड़कियां बिना शॉपिंग के थोड़ी ना मानती हैं, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। और भाई देखो, वो देखो कितनी हंसी आ रही है उस नालायक को, साथ में
गिफ्ट भी देना पड़ेगा। अब तुम एक बात बताओ, ये बात मम्मी पापा को कौन समझाए कि 1000 में तो सिर्फ मूवी की टिकट ही आएगी, और वो भी एक ही बंदे की, क्योंकि वो वाली लेंगे ना हम सोफे वाली, मस्त वही वाली पे लेंगे, वो दूसरी वाली में क्या ही मजा आना है हमें, तो हमें तो वही वाली चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे नमित जी के पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपये। चलो इसको मैं आपको एक इकोनॉमिक्स का टर्म बता देती हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। कितना है? 1000 रुपये, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है ये क्या है? ये सारी की सारी हमारी नमित की क्या है? वॉन्ट्स, जो अभी तो मैंने सिर्फ कुछ ही लिखी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी वॉन्ट्स हो सकती हैं भाई साहब की, कि कार लेके जाएंगे, उस पर पेट्रोल भी डलवाएंगे, या बाइक से जाएंगे, जैसे भी जाना चाहें भाई आप, और भी तो बहुत सारे खर्चे होंगे। तो ये वॉन्ट्स कैसी हो सकती हैं? वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। अब ये बताओ कि 1000 रुपये में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर नमित जी को ना कुछ करना पड़ेगा, और पता है क्या करना पड़ेगा नमित जी को यहाँ पे? चॉइस, कि भाई सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो पाएंगी, एक काम करते हैं, सहेली को मना कर देते हैं, इससे अच्छा तो दोस्त को बाइक पे बिठाते हैं, थोड़ा ऐसी घूम फिर के कुछ छोटा मोटा खा पी के अपना एंजॉय करके घर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ रहा है? चॉइस करनी पड़ रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है, लेकिन उसकी वॉन्ट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। और आपको पता है ये सारी की सारी कहानियां कहाँ है हमारी? ये सारी की सारी कहानियां किसमें है? इकोनॉमिक्स में। तो ये है इकोनॉमिक्स का फंडा। हमने देखा कि डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ने का डिमांड पे क्या असर हुआ, ये सारी चीज़ें कहाँ जाके पता चलती है हमें? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो बताइए इसके बाद कोई आपको डाउट है कि इकोनॉमिक्स में क्या करते होंगे हम? कुछ समझ आ रहा है? क्लियर है सब? चलो ठीक है। तो नमित जी को ध्यान कर लेना जब भी इकोनॉमिक्स को ध्यान करना। और नमित जी तुम अपनी उस सहेली का चेहरा याद कर लो जिसको तुमने मना किया। हाँ नमित, ही तो नमन। ओ आई एम सो सॉरी, ये तो कहानी फिर मुझे नमन की बनानी पड़ेगी। देखो अभी धीरे धीरे नाम याद होंगे ना, एकदम से नहीं होंगे। अभी तो मैं भूल गई इन लड़कियों ने भी क्या नाम बताए थे। कोई बात नहीं, चलो। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ कि हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमारा पूरा फोकस किस पे होने वाला है? इकोनॉमी पे। अभी इकोनॉमी क्या है? आप एक बात बताओ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मान लो एक बहुत प्यारी जगह जहाँ पर रोज जाना ना आपको बहुत पसंद आता है, आपको बहुत मजा आता है इस जगह पे जाने में, आप बहुत खुशी खुशी जाते हो रोज इस जगह पर सुबह उठ के। क्या है ये आपका? देखो कितना अच्छा चेहरा बनाया इस लड़की ने इसका नाम सुनते ही, है ना? कितना मजा आता है ना यहाँ पे जाके। अच्छी अच्छी मैम मिलती हैं, अच्छे अच्छे सर मिलते हैं, और खूब अच्छी अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे, खूब मस्ती मजाक होती है। दोस्त कहाँ मिलते हैं? स्कूल में तो जाके मिलते हैं, तो मजा नहीं आता क्या वहाँ पे? आता है ना मजा। तो आपका स्कूल है। फिर कभी कभी जब हम लोग धूम मचाले कर रहे होते हैं तो ज्यादा ही धूम मच जाती है और हमें एक जगह पे जाना पड़ता है। क्या है ये? हॉस्पिटल। उसके बाद ये जो हम आज सामान बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो बनता होगा। ये क्या है? फैक्ट्री। फिर आपको पता है हमारे हम लोगों के बीच में एक और बच्चा है, आद्य नाम है ना आपका? आराध्य। मैं तो भी नाम गलत ही लूंगी मुझे लग रहा है। ये हमारा आराध्य है, सही है? गलत है? क्या गलत है इसमें? डबल ए आएगा? हाँ बस मुझे यही लग रहा था कि डबल ए वाले ही होंगे तुम आराध्य। अब ठीक है, वाई तो लिखा है मैंने, ए नहीं है। ये तुम न्यूमरोलॉजी करा के आए हो क्या? है कि डबल ए लगाना है, लास्ट में ए नहीं लगाना है। अब ठीक है, चलो गुड। तो मुझे बताओ ये जो हमारे आराध्य साहब है ये क्या करते हैं आपको पता है? ये इनकी ना एक दुकान है और उसका नाम है टी स्टॉल, आराध्य टी स्टॉल, जहाँ पे ये चाय ले लो, चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय चाय चाय, ये वो बेचते हैं। और आपने उसके अलावा 3 ऑर्गेनाइजेशन और देख लिए। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए है ये? अगर ये कह रहे हैं चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो, क्या ले, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? मतलब क्या मिल रहा है ये चाय ले लो करके? हाँ देखो वो बिजनेस कर रहा है इसलिए उसे पता है क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इनकम मिल रही है। और उस इनकम से बेटा क्या करोगे आप? मजे। ये जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम काम करोगे मजे लेने के लिए, हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही मजे तुम्हारे पेरेंट्स को भी करने चाहिए थे ना, है ना? चलो कोई बात नहीं बेटा, डोंट गो सो डीप। अब आप बताइए बाकी ये जो स्कूल, हॉस्पिटल और फैक्ट्री है, इसमें क्या काम हो रहा होगा?
ये लोग भी किस लिए काम कर रहे हैं? स्कूल किस लिए चलाया जा रहा है? तुम्हें एजुकेशन देने के लिए। मतलब कहने की बात है एजुकेशन है, पर साथ में इनकम भी तो कमाई जा रही है ना। और बराबर में हॉस्पिटल, तुम्हें सिर्फ ट्रीटमेंट देने के लिए, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं वो भी ट्रीटमेंट, किस लिए? पैसा कमा रहे हैं। और फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन, यानी कि पैसा कमा रहे हैं। और इसमें कुछ लोग भी तो काम कर रहे होंगे, उनको क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी ही चीजें जो इकोनॉमी में इस टाइम पे चल रही हैं, ये पता है बेसिकली दो काम कर रही हैं। पहली बात तो इन्होंने आपको एक जरिया दिया है, द मीन्स टू अर्न। कुछ जरिया है ना काम करने के लिए, कुछ जरिया चाहिए, पैसे कमाने के लिए कुछ चाहिए ना सोर्स। आपको इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी एक ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको जरिया दे रही हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा पता है आप क्यों कमा रहे हो? टू अर्न अ लिविंग। हमारे आराध्य भाई साहब तो कह रहे हैं मजे करने के लिए, तो ठीक है उनकी लिविंग मजे में है तो मजे के लिए भी, टू अर्न अ लिविंग। कि पहली बात तो पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया और उस जरिए से आप अपने आप को सर्वाइवल की सिचुएशन में लेकर आ पा रहे हो। तो ये सभी चीजें आपको कहाँ मिल रही है? हमारी इकोनॉमी में। तो यहीं से इकोनॉमी को ने एक डेफिनेशन मिली, और वो डेफिनेशन क्या है? दैट इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है हमारे लिए? इट इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल, दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या? मीन्स टू वर्क। मीन्स का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? रिसोर्सेस, वो जरिया जिससे आप काम कर पाओगे। और अर्न अ लिविंग, और जिससे आप अपने जीवन के को बिताने के लिए, यानी कि सरवाइव करने के लिए आपके हाथ में पैसा आएगा, आप उससे अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। ठीक है, साथ साथ लिखते रहिए थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन। आते हैं नेक्स्ट। अब आपको पता है ये सब काम को करने के लिए हमारी इकोनॉमी में हम कुछ अपनी बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। अब वो बेसिक एक्टिविटी बेसिकली क्या है? वो तीन तरीके की होती हैं। एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो अब आप पहले मुझे इतना बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन, तो आप क्या कहेंगे? प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ को बनाना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास ये बुक है, हमने इस बुक को बनाया, पेजेस से बुक को बनाया, तो क्या ये प्रोडक्शन है या नहीं? ये एक प्रोडक्शन है। तो मान लो, वैसे मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो मेरे ज़्यादातर एग्जाम्पल खाने पीने से रिलेटेड ही होते हैं, और बैठे हुए बच्चों को भी भूख लगती रहती है। तो अब ये बताइए क्या है? हैं? ब्रेड लग रही है ना? चलो ठीक है, सही बता रहे हो। तो ये है ब्रेड, कि भाई हमने यहाँ पर आटे से या मैदे से हमने यहाँ पर ब्रेड बनाई। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रोडक्शन है? ठीक है, ये एक प्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, मैंने एक रॉ मटेरियल को एक नई शेप दी है। ठीक है, ये ब्रेड ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है ना। अब मैंने क्या किया? मैंने इस ब्रेड से एक और चीज बनाई। अब आप पहचानना, ठीक है, कि वो क्या है। अरे भाई वाह, मतलब मेरी ड्राइंग इंप्रूव हो रही है। ये क्या लग रहा है आपको? सैंडविच। ये सैंडविच किस चीज से बनाया होगा? मैंने ब्रेड से बनाया, पर कैसे? ब्रेड के दो स्लाइसेस को ऐसे जोड़कर ही सैंडविच बन गया होगा। हाँ, कुछ फिलिंग हुई होगी उसके अंदर, कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड हुए होंगे। मैंने ब्रेड की एक स्लाइस की अगर मैं बात करूँ तो मान लो वो ब्रेड की एक स्लाइस सिर्फ 2 रुपए की थी, मैंने 2 स्लाइसेस यूज करी होंगी, फिर मैंने उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करे होंगे, मिला जुला के मैंने कहा मार्केट में सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो, सैंडविच ले लो, और कितने का ले लो? 40 रुपए का एक। क्या ये प्रोडक्शन है? ये भी एक प्रोडक्शन है। और इसको हमने क्या किया है? हमने क्या किया? कुछ ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोडक्ट थे, हमने उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया और उसको एक नए प्रोडक्ट का रूप दिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग अप ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज, कि या तो आपने कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है, न्यू गुड्स और सर्विसेज इंटायरली, या फिर आपने वैल्यू एडिशन किया है टू द ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स, कि ऑलरेडी कुछ गुड्स आप प्रोड्यूस कर चुके थे, आपने उसको एक नई शेप, एक नया रूप दे दिया। ठीक
ठीक है, पर मार्केट में बिक रहा है ना एक नए तरीके से, तो ये भी प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कंजप्शन क्या होता होगा। अब अगर इस सैंडविच को गपागप करके हम खा गए, अगर इस सैंडविच को हमने खा लिया तो वो क्या है हमारा कंजप्शन। पर क्या कंजप्शन का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से ही है यहाँ पर? नहीं ना। अगर मैं यहाँ पर इस पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इस रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या ये कंजप्शन नहीं है? ये भी तो कंजप्शन है। तो बेटा कंजप्शन का मतलब क्या होता है? कंजप्शन का मतलब होता है यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज ऑलरेडी बन चुके हैं, जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने उससे अपनी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन। हम कार खरीद के लेकर आए, हमने कार चलानी शुरू कर दी, हमने उसे ट्रैवल करना शुरू कर दिया, हम मोबाइल फोन खरीद के लेकर आए, हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो वो सब चीजें क्या है? कंजप्शन। ठीक है, उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट क्या होती होगी बच्चों? कहाँ पैसे लगा रहे हो? पैसे तो तुम अपनी सहेली पर भी लगा रहे हो हैं, प्रोडक्ट्स पे। जैसे एक एग्जांपल दे दो मुझे, एग्जांपल के बिना मेरा काम नहीं बनता। किस पे किस पे किस पे? पेन पे। अच्छा ठीक है, और घर, एफडी। अच्छा ठीक है, और च्युइंगम वाले भाई साहब बताइए। इन्वेस्टमेंट बताइए, मौज कहाँ करेंगे यहाँ पे? स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो टर्म्स बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं। आप बताइए। एजुकेशन में। चलो ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में बता दूं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब मेरे को आप लोग ये बताएंगे कि क्या आप लोग पहली बात तो कैपिटल का मतलब जानते हो? शायद जान चुके होगे अब तक। कैपिटल का मतलब क्या मतलब होता है? कैपिटल का नहीं पता तो साफ बोलो, नहीं पता कोई। अभी आपकी तो भैया इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी तो आप सीखना शुरू किया है। ऑनर्स मनी। ठीक है बेटा, कैपिटल का मतलब समझ लेना अब आप लोग। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमारे आराध्य जी ने अपना टी स्टॉल खोला था ना, चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो, तो उस टी स्टॉल पे उन्होंने कुछ पैसे लगाए होंगे, अपने खुद की जेब से पैसे लगाए होंगे कि पूरा वो स्टॉल सेटअप किया, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आए होंगे, बर्तन खरीद के लेकर आए होंगे, एक अपना छोटू रख रखा होगा साथ में। तो वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस को चलाने के लिए द मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज द कैपिटल। जो पैसा आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। चलो कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। अब फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनाना। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बनाना। तो अब एक साथ सोचो, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगाया हम उसको बना रहे हैं। बना रहे को अगर मैं ऐसे बोलूं कि पैसे से पैसे को कमाना इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अभी अब कैसे कर सकते हैं? ये हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर अभी ऑलरेडी 2 मशीनें लगी हुई हैं। अगर मैंने एक और मशीन खरीद ली, भाई पहले 2 मशीनें हैं, 2 मशीनों पे 200 यूनिट बनती हैं। अब एक और मशीन मैंने इंस्टॉल करी तो उस पे 100 यूनिट और बनने लग गई। तो टोटल मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया भाई बच्चों बताओ? कितना हो गया? 300 यूनिट्स का ना। तो ये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने कितना कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया? 100 यूनिट्स का। क्यों? जब वो 100 यूनिट्स मार्केट में बिकेगी तो मेरे पास पैसा आएगा ना। तो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी ना मशीन पे, ये क्या है मेरा? कैपिटल फॉर्मेशन। कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने यहाँ पैसा लगाया है। इसलिए पैसा नहीं लगाया कि ठीक है कुछ भी नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट तो अपने घर पे भी बहुत सारी करते हैं। हम फ्रिज खरीद के लेकर आए, हमने एसी लगवाया, तो क्या उससे कुछ हो रहा है हमारे देश में? कुछ नहीं हो रहा। वो तो हम मस्त अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके की चीज, कोई भी मशीन कोई फैक्ट्री में जाकर लग रही है और उससे प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में, तो वो हमारे लिए कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, समझ गए बात को कि क्या होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन? कोई दिक्कत यहां तक? सब समझ में आ गया अब तक? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि ये इकोनॉमी अब आपको 2 तरीके की देखने को मिलती है। 2 तरीके की इकोनॉमी होती हैं। लिख रहे हैं आप साथ साथ? ठीक। एक इकोनॉमी का नाम है
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक इकोनॉमी का नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब पहले इसको समझेंगे, फिर इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट है वो हम लिखना शुरू करेंगे। देखो क्या है, मैं आपको दो नज़रिए दिखाती हूँ आपके ज़िंदगी जीने के। एक नज़रिया ये है कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि अरे बड़े प्यारे बच्चों, अब तुम आ गए हो क्लास 11th में, अब तुम हो गए हो बड़े बच्चे, क्लास 11 से ही तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर ही तुमने अपनी स्ट्रीम चूज़ करी होगी, यानी कि अब तुम इतने समझदार हो गए हो कि अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो और अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने फ़ायदे के लिए ले सकते हो। और उन्होंने कहा कि आप फ्री हो हमारी तरफ से, आपको जो करना है जैसे करना है करो। एक तो लाइफस्टाइल हो गया ये कि आप फ्री हो, अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हो। एक वो लाइफ है जहां पर तुम कोई भी डिसीजन उनसे पूछे बिना नहीं ले सकते। तुम्हें कहाँ पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या स्ट्रीम लेनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सारे काम तुम्हें पूछ कर करने पड़ रहे हैं। क्यों? और वो ये इसलिए नहीं तुम पे रोक टोक लगा रहे हैं क्योंकि वो अपनी भलाई करना चाहते थे, वो तुम पे रोक टोक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसमें वो तुम्हारी भलाई करना चाहते थे, तुम्हारे वेलफेयर के लिए उन्होंने तुम पे रोक टोक लगाई कि आज हमारा बच्चा अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहेगा तो कल को सक्सेसफुल हो जाएगा। बट वहीं पे अगर हम इसको बिल्कुल खुली छूट देते, हम देख ही नहीं रहे इसकी तरफ कुछ भी, हम इसे कह रहे हैं कि तू अपने हिसाब से काम कर, तो ये तो सिर्फ अपने लिए सोचने लग जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सेल्फिश, ये सिर्फ वही काम करेगा जिससे इसको फायदा होगा। तो हमारी इकोनॉमी में भी ना ये दो सोच के सेक्टर होते हैं, दो इसी पर्सपेक्टिव के साथ दो सेक्टर है हमारे पास। एक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर और एक सेक्टर है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो लोग जो सिर्फ उसी जगह पर पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां उनका फायदा हो, जहां वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। बट दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्टर है पब्लिक सेक्टर जिसे हमारी गवर्नमेंट चलाती है, जहां पे वो उन सारे कामों को कर रही है जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। समझ आई? जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत सारी हमारे पास गवर्नमेंट की ऐसी सर्विसेज हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सभी कैटेगरी के लोगों को वो सर्विसेज मिल सके। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपने लिए भी काम कर रही है, बट अगर हम सिर्फ पब्लिक सर्विसेज की बात करें तो गवर्नमेंट कर रही है सोशल वेलफेयर के लिए भी काम, एटलीस्ट किताबों में तो हम यही पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो कैपिटल यानी कि पैसा, पैसा कमाने वाले लोग कौन से होंगे, प्राइवेट या पब्लिक? बोलो, प्राइवेट ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको कौन उनको ऑन कर रहा होगा, किसका उसके ऊपर सारा अधिकार होगा? कौन से सेक्टर का? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, बट वहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर, तो वहां पर जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे उस रिसोर्सेज के ऊपर कौन ऑनरशिप रख रहा होगा? हमारा पब्लिक सेक्टर, या जिसको अभी हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कौन संभाल रहा है इसे? गवर्नमेंट। ठीक है, बात समझ आ गई? आप लिख नहीं रहे हो, लिखते रहो साथ साथ। और इसके लिए अगर आपको एक और टर्म यूज करना है तो आप कर सकते हो, विच इज द स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, अब यहां से आप क्या समझे, यहां हमारा मोटिव क्या होगा भाई? बोलो, क्या मोटिव होता होगा यहाँ? अर्निंग प्रॉफिट। वेरी गुड, तो यहां हमारा मोटिव निकल गया अर्निंग प्रॉफिट। बट अगर यही बात मैं आपसे सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो वहां आप क्या बोलेंगे मुझसे कि यहां मोटिव क्या है भाई? हाँ जी, टू प्रोवाइड सर्विसेज, और हम ये बोलें कि टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, है ना? तो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों के नाम जो तुमने मुझे आज यहाँ पे बताया यही है, या तुम्हें घर में प्यार से कुछ और भी बुलाया जाता है? बुलाया जाता है ना? कुछ प्यार से बुलाया जाता है आपको, अलग से नहीं बुलाया जाता, हमें यही बुलाया जाता है। चलो, और या फिर हम ये कहें कि हमें तो घर पे प्यार से बुलाया ही नहीं जाता है,
है ना, यही मैटर है। तो बेटा हमारे इन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या कहा था, यहाँ तुम कैसे रहते हो, फ्री, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा ना आके, तो इसको हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। और वहीं पर यहां पर तुम्हारे ऊपर क्या है, कंट्रोल है। मम्मी पापा यहां पर सारे काम कैसे करने को कह रहे थे, स्ट्रिक्ट वे में, यानी कि मैं कह सकती हूं कि प्लान करके करने को कह रहे थे, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। भाई रिलेट कर पा रहे हो एग्जाम्पल से नाम को, एग्जाम्पल इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग याद रखो बाद में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब कॉन्सेप्ट्स बढ़ने लगेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसलिए बताए जाते हैं कि वो एग्जाम्पल से हमें कॉन्सेप्ट रिटेन करने में आसानी होती है, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सी हमें यहाँ पे बात पता चली कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हम इसको क्यों कह रहे हैं, कि पहली बात तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, और यहाँ पर जो हम डिसीजन लेंगे ना, डिसीजन देखो जब हम फ्री होते हैं ना, तो फ्री टाइम पर हम डिसीजन कैसे लेते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखकर ना, अपने आसपास के माहौल को देखेंगे, भाई मुझे ही डिसीजन लेना है ना अपने लिए फ्री होकर, तो वो डिसीजन मैं कैसे लूंगी, अपने हिसाब से लूंगी, ये देखूंगी कि मेरे आसपास का चीजें क्या चल रही है, कंडीशन क्या चल रही है, तब मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे को किसी से पूछना तो नहीं है, मैंने तो अपने हिसाब से ऑब्जर्व करना है। तो ऐसे ही जब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में होते हैं, तो जब वहां हमें डिसीजन लेना होता है, तो हमारे यहाँ आसपास दो टूल्स होते हैं जिससे हम डिसीजन ले पाते हैं, और उन दो टूल्स का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लोगे वो इन दो चीजों को फोकस करके लोगे, जिसका नाम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। इनको बोलते हैं हम फोर्सेस ऑफ मार्केट। बट अगर यही चीज मैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कहूं, तो यहाँ तो मम्मी पापा बैठे हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट है, या तो वही प्लान करेंगे सब कुछ, उन्हें तो आसपास का कुछ देखना ही नहीं है, उन्हें तो खुद ही करना है ना जो भी करना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या आपको नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। अब थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अभी हमने ऊपर एक बात पढ़ी थी, चलो उससे पहले तुम्हें एक और चीज बताती हूँ, पहले एक सिंपल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपकी बुक का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी आपने इकोनॉमिक्स की दो बहनों के बारे में पढ़ना है, एक बहन को हम 11th में पढ़ेंगे और दूसरी बहन को 12th में। तो अभी हमें कौन सी वाली बहन के बारे में पढ़ना है, माइक्रो के बारे में, और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, मैक्रो के बारे में। देखो किसी भी बड़ी चीज को पढ़ने से पहले ना हमें उसके छोटे पार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मान लो कि आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के आसपास एक दुकान है, और ये दुकान किस चीज की है, ये एक छोटी सी पिज्जा शॉप है, ठीक है। और इस छोटी सी पिज्जा शॉप का अपना एक ऑनर है। अब इस ऑनर को अपनी दुकान को चलाने के लिए क्या सोचना पड़ता होगा, मतलब क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते होंगे, आप बता सकते हो? हाँ बोलो। रेंट कितना देना है, ठीक है, वेरी गुड, रेंट देने के बारे में सोचना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे वो सोचेगा, और मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेगा, ये लिख दूं, ठीक है। और टेस्ट और क्वालिटी के बारे में सोचेगा, ठीक है। प्राइस कितनी होगी उसके बारे में भी सोचेगा ना। अच्छा, और प्रोडक्शन कितना करना है, आज कितने बनाने हैं पिज्ज़ा, कितनी डिमांड आ रही है मार्केट में, उस हिसाब से बनाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में भी सोचेगा। तो यानी कि ये जो सिंगल ऑनर है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही दुकान के बारे में सोच रहा है, और इसकी जो पर्सपेक्टिव है, इसकी जो सोच है, सिर्फ उस एक छोटी दुकान तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई ना। बट वहीं पे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमारी पूरी इंडियन फूड इंडस्ट्री है, पूरी इंडियन फूड इंडस्ट्री, तो उस पूरी इंडियन फूड इंडस्ट्री का इम्पैक्ट देखो, यहां अगर इस पिज्जा शॉप में कुछ भी हुआ तो इसका असर किस पे पड़ेगा, सिर्फ वो सिंगल ऑनर पे। भाई कस्टमर ज्यादा आ गए, फायदा ज्यादा हो रहा है, तो भी सिर्फ इसको फर्क पड़ेगा। कस्टमर कम हुए, दो बात सुना के चले गए इसको, तो भी फर्क सिर्फ इसको ही पड़ेगा, यानी कि सिंगल ऑनर को। बट वहीं पे अगर हमारी पूरी इंडियन फूड इंडस्ट्री हिल गई
वहां पर कुछ हो गया तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारी पूरी इकोनॉमी पर। किस पर? पूरी इकोनॉमी पर मुझे पूरी फूड इंडस्ट्री को पढ़ने से पहले ना उस इंडस्ट्री के अंदर होने वाले जो छोटे छोटे काम हैं, जो छोटी छोटी हमारी फर्म्स खुली हुई हैं, पहले मुझे उसके बारे में पढ़ना होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जब आप सिर्फ ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हो, पेड़ों के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो, लेकिन अगर आप पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आप कहाँ हो? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो। तो नाम से पता चल गया। तो यहाँ पर देखो इसके नाम में भी इसका काम छुपा है। ये जिसमें आई दे रखा है ना, आई का मतलब क्या है कि यहाँ सिर्फ आप इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हो। किसके बारे में? इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हो ना तो ए का मतलब होता है यहाँ पर एग्रीगेट, कि यहाँ पर तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं, यहाँ हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। कि यहाँ हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, इन सब के बारे में। लेकिन वहीं पर जब आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि आपकी बर्थडे पार्टी है और सिर्फ आपकी फैमिली गई तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर तुम पूरी अपनी जॉइंट फैमिली को एक साथ लेकर चले, यानी कि हम साथ साथ है बनाई तुमने साथ में, तो वो क्या हो गई? आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। नहीं। अब इसमें हम क्या क्या करने वाले होंगे भाई? जब जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए ना कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना होगा। तो मीनिंग तो ये हो गया। अब बेसिकली इसमें क्या है, देखो छोटे लेवल पर काम छोटे ही होंगे। तो हम यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, और हमारे पास यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज होंगे, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होता है। छोटे लेवल पे तो काम छोटा ही होगा और बड़े लेवल पे काम कैसा होगा? बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ करोगे आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पैसा कहाँ है, कितना है, देश की इनकम कितनी है, देश में रोजगार कितना जनरेट हो रहा है, किस लेवल पर है, वो हम यहाँ पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब ये काम करोगे कैसे? ये काम आप कैसे कर पाओगे यहाँ पे? उसके लिए हमें कुछ टूल्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे इस काम को करने के लिए। तो यहाँ वो हथियार होते हैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोलते हैं उसे? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। एक एक बंदे की डिमांड, एक एक बंदे की सप्लाई देखेंगे हम। बट वही चीज अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो वहां देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल बताओगे क्या मुझे? कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जाम्पल दो तो क्या दोगे मुझे? बोलो। अगर मैं बोलूं नमन्स डिमांड, नमन बर्गर पसंद है या पिज्जा? ज्यादा क्या पसंद है? बर्गर। तो चलो, सो नमन्स डिमांड फॉर बर्गर अगर मैं पढ़ रही हूं तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट वहीं पर अगर मैं पूरी मेरी क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उन सभी की डिमांड को देखूं कि वो सभी बर्गर की कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम इसका वैसे एग्जाम्पल लें अपने किताबी भाषा में तो यहाँ हो जाता है, इसको बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हो इसको, कंज्यूमर्स डिमांड। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं नेशनल इनकम। यहाँ पर कैपिटा इनकम भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एक बहुत बड़ी समस्या जो आपको यहाँ पर हल करनी है इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि मेरी जेब में, मेरे बैंक अकाउंट में
1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। कौन कौन मांग रहा है मेरा बैंक अकाउंट नंबर और उसका पासवर्ड? चाहिए किसी को? अच्छा, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन तुम्हें पता है मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मेरे को घर लेना है, मेरे को अपने लिए प्राइवेट जेट लेना है, ठीक है, और मेरे को तो अंबानी जैसा घर बनाना है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो क्या मेरे पास रिसोर्सेज इनफ हैं? अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? यार 1 करोड़ रुपए ही तो है ही नहीं, पैसा ही नहीं है। तो यहाँ मेरे सामने एक प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। यही तो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि हमारी इकोनॉमी में, मान लो वो हम बचपन में कहते थे ना कि अलादीन का चिराग, कि मान लो हमारे पास पैसे पेड़ पे उगा करते तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर? प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे जेब में पैसों की कमी है ना। हमारे नमन जी जब घूमने फिरने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी। मात्र 1000 रुपए दिए मम्मी पापा ने, जरा सा भी सोचा नहीं कि बेचारे बच्चे को सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं। और उनके सामने आई ना प्रॉब्लम कि उन्हें अपनी सहेली को इनकार करना पड़ा। वो नाराज हो गई, 10 दिन तक उसने बात नहीं करी नमन से, और बस दोस्तों से काम चला रहा है वो बातचीत करके। तो ये क्या है? दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी इकोनॉमी में क्या है? एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी, या हम इसे ऐसे लिखें, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। हमारे नमन जी 10,000 रुपए मांग रहे थे, उन्हें 1000 रुपए मिले। सो ये क्या है? स्केर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बट वहीं पे अगर 10,000 की जगह 20,000 मिले होते तो क्या प्रॉब्लम आती? नहीं। प्रॉब्लम आई क्यों? और ये स्केर्सिटी आई क्यों? इसके रीजन क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कुछ कॉजेज हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि ये प्रॉब्लम का कारण क्या है, क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम? ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ किस ले रही है? तो उसके 3 रीजन होते हैं बेटा, और वो 3 रीजन कौन कौन से हैं? पहला रीजन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड हैं। बट उन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करने के लिए जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड। और तो और हमारे रिसोर्सेज के पास क्या होता है पता है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। आप समझते हैं क्या क्या होते हैं? मैंने जब यहाँ पे ये लिखा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मतलब क्या है कि एक लिमिटेशन है। भाई देखो, लिमिटेशन तो है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। चाहे मैं किसी भी रिसोर्स की अपनी इकोनॉमी में बात करूं, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? बोलो, लिमिटेड ही है ना। मैंने बोला कि चाहे मेरी जेब में आज मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मेरे सामने लिमिटेशन तो अभी है ना कि मैं 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकती। बट वहीं पे अगर एक बार 1 करोड़ खर्च होते हैं, फिर दूसरे बढ़ जाते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं, मैं चुटकी बजाती हूँ पैसा आ जाता है, चुटकी बजाती हूँ पैसा आ जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जितना पैसा निकाले जा रही हूँ उतना मेरे अकाउंट में पैसा आता चला जा रहा है, मुझे कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं लग रही। बट वो प्रॉब्लम मुझे कब लग रही है कि जैसे 1 करोड़ रुपए में से मैंने 10 लाख रुपए निकाले तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है कि अरे यार 10 लाख रुपए खर्च हो गए, 1 करोड़ भी नहीं रहे अब तो। क्यों? लिमिटेड है ना। और ये लिमिटेशन मुझे क्यों लग रही है? क्योंकि मेरी वांट्स कैसी हैं? वांट्स मेरी अनलिमिटेड है। वांट्स पे तो कोई रोक ही नहीं है। जब बचपन में छोटे थे तो वो पैडल वाली साइकिल चाहिए थी, धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वो आई ना डिजाइनर साइकिल्स आनी शुरू हो गई, वो लेनी शुरू हुई। थोड़े और बड़े हुए तो तुमने घर वालों से कहा हमें स्कूटी चाहिए, जब स्कूटी दिलवा दी तो बाइक चाहिए, फिर बाइक में भी वो चाहिए तुम्हें धूम मचाले वाली बाइक, ठीक है। अब जब कल को कॉलेज जाओगे, जी पापा हमें कार चाहिए। अब कार के बाद मुझे नहीं पता तुम भी मेरी तरह प्राइवेट जेट पे पहुंचो तो हमारी वांट कभी नहीं खत्म होती है। एक वांट अगर सेटिस्फाई होती है तो तुरंत दूसरी वांट अराइज हो जाती है।
एक आपने नया फोन, मोबाइल फोन खरीदा तो उसको चलाते चलाते तुम थोड़े दिन में बोर हो जाते हो, फिर तुम्हारी इच्छा होने लगती है, जैसे आता है ना लॉन्च होता है नया वर्जन, तो तुम्हारे मन में तुरंत आता है पापा की तरफ देखते हैं, पापा, क्योंकि पापा ने तो पेड़ लगा रखा है ना बेटा, पापा तो तोड़ के लाएंगे पैसे और तुम्हें दिला देंगे। फिर जब फोन की इच्छा पूरी हो जाती है, फिर कोई और कुछ ब्रांडेड कुछ देखा, पापा चलो। तो ये क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। बट इट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड तो चलो समझ में आ गई बात, बट रिसोर्सेज जो है ना, उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तुमने जो पापा की जेब में हरे हरे नोट देखे हैं ना बेटा, ये जो तुमने पापा की जेब में हरे हरे नोट देखे हैं, इस नोटों पे बहुत सारे लोगों की नजर होती है। सबसे पहले तो किसकी नजर होती है, तुम्हारी वो जो प्यारी प्यारी नोनी नोनी मम्मी बैठी है ना, सबसे पहले तो उनकी नजर होती है कि अच्छा अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो चलो वो जो साड़ी पसंद करी थी लेने चले क्या। तो मम्मी के मन में यह है कि चलो अब तो साड़ी आ जाएगी, सूट आ जाएगा, ड्रेस आ जाएगी। तुम्हारे मन में क्या हुआ, अरे वो यार मैंने गेम देखा था ना एक, वो लेकर आना है। लड़कियों के मन में भी आएगा, अरे पापा वो हील्स पसंद कर रखी है मैंने, चलो वो दिला के लेकर आओ मुझे, या वो एक वॉच मुझे बहुत पसंद है वो वाली दिला दो। तो ये क्या है, पैसे तो उतने ही है पर उसके यूजेस कितने सारे आ गए ना। अभी तो बेचारे पापा का नंबर नहीं लगा, पापा ने भी सोच रखा होगा कुछ कि मैं अपने दोस्तों के साथ जरा थाईलैंड घुमाऊं, पापा का तो नंबर ही नहीं लगा। तो उन रिसोर्सेज के कैसे यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। मान लो इसका जैसे हम एक एग्जांपल याद रखते हैं, लैंड है, आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, आपने एक जमीन खरीद ली। अब वो जमीन कितने सारी चीजों के लिए यूज हो सकती है ना, आप उस पर स्कूल भी खुलवा सकते हो, आप उस पर फैक्ट्री भी लगवा सकते हो, आप उस पर हॉस्पिटल भी बनवा सकते हो, आप उस पर खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो रिसोर्स तो मेरे पास एक ही है ना। ऐसी हमारी इकोनॉमी में लैंड भाई लिमिटेड ही है ना, उस लैंड पर लेकिन काम तो तुम बहुत सारे कर सकते हो। तो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि फिर हमें चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि सारा पर्पस तो नहीं हो सकता फुलफिल, सारे काम तो पूरे नहीं किए जा सकते। अब पापा की जो सैलरी है, मान लो वो सैलरी अगर 1 लाख 2 लाख है, तो उससे कुछ ही काम हो पाएंगे, किसी ना किसी काम को हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी, कि भाई जो ज्यादा जरूरी काम होगा पहले वो कर लेंगे। तो पापा ने सोचा जरूरी काम तो मेरा थाईलैंड घूम के आना है, मैं तो थाईलैंड घूम के आऊंगा, चिल रिलैक्स करके आऊंगा, तभी तो आके काम कर पाऊंगा दोबारा से और पैसे कमा के ला पाऊंगा। तो यहाँ हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा रहेगी, द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। क्यों, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और उसी के साथ साथ तीसरी चीज क्या आ गई, दैट रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट माइंड में, कोई समस्या? कैसा लगा आपको ये सब्जेक्ट अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा पढ़ के?